Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Batman vs Superman Dawn of Justice. ये मूवी DCEU यानी कि डिटेक्टिव कॉमिक्स एक्सटेंडेड यूनिवर्स की दूसरी मूवी है। आई होप कि इसकी पहली मूवी यानी कि मैन ऑफ स्टील आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। इस कहानी को शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आप सभी से करना चाहता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट बात, चाहता तो मोनेटाइजेशन के साथ पैसा कमाने के लिए इस वीडियो पर मैं इस वीडियो को ओनली फोटोज से बना सकता था, लेकिन फर्स्ट वीडियो पे आए आपके रिस्पॉन्स को देखकर इसे अगेन वीडियो के साथ में बनाने के लिए मुझे इस पर आए हैं काफी सारे कॉपीराइट क्लेम। और आपसे बस यही गुजारिश है कि इस कॉपीराइट क्लेम और इतनी मेहनत के बाद में मैं आपसे सिर्फ चाहता हूं कि जाने से पहले बस सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये कहानी बहुत ही ज्यादा घूमी फिरी हुई है, इसीलिए इसे बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट जो सुपरमैन से रिलेटेड है, दूसरा पार्ट जो बैटमैन से रिलेटेड है, तीसरा पार्ट जो कि इसके विलन लेक्स लूथर से रिलेटेड है, चौथा पार्ट जो इस मूवी के एक्स्ट्रा एलिमेंट यानी कि डायना प्रिंस वंडर वुमन से रिलेटेड है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है एक फ्यूनरल से, जहां हमें दिखाए जाते हैं थॉमस वेन और साथ ही मार्था वेन का फ्यूनरल, जिनका एक छोटा सा बेटा होता है जिसका नाम है ब्रूस वेन। और साथ ही यहाँ पर एक फ्लैशबैक स्टोरी भी चलती है जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से ब्रूस वेन के माता पिता को एक चोर ने चोरी करते टाइम गलती से बंदूक से जान से मार दिया। इस बात से मासूम ब्रूस वेन पर काफी ज्यादा असर पड़ता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो वहां से भाग जाता है और भागते भागते गलती से गुफा में गिर जाता है। उस गुफा में काफी सारे चमगादड़ होते हैं जो कि उसे वहां पाकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। ब्रूस काफी डर जाता है और अपने कानों पर हाथ रख लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वो सारे बैट्स जो कि उड़ रहे होते हैं हवा में, और उसी के साथ में अब ब्रूस वेन भी उड़ने लगता है। इसका मतलब ये कि अब उसके अंदर भी अब बैट से जो डर था वो डर खत्म हो चुका है। उसके अंदर एक नया बैटमैन जागा है, उसके अंदर अब एक ऐसा इंसान जागा है जो बिल्कुल निडर है। और फिर ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर इसका फर्स्ट पार्ट एंड हुआ था, यानी कि मैन ऑफ स्टील। हमने देखा था फर्स्ट पार्ट के अंदर कि मैन ऑफ स्टील के अंदर जब सुपरमैन जॉर्ड के साथ में लड़ रहा होता है और जब वो आसमान से गिर रहा होता है तो उसका स्पेसशिप भी धरती पर आकर गिरता है, जिसकी वजह से कई सारी बिल्डिंग्स टूट जाती है और उन्हीं में से एक बिल्डिंग ब्रूस वेन की भी थी। ब्रूस वेन अपनी कार में तेजी से अपनी कंपनी की ओर जाने लगता है, वहीं पर अपने कंपनी के एम्प्लॉय से बात भी करता रहता है कि आप पूरी कंपनी को खाली करवाइए, मैं बस वहां पर पहुंचने ही वाला हूं। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां पर वो बिल्डिंग गिर जाती है और उसमें मौजूद काफी सारे एम्प्लॉयज जान से मारे जाते हैं और कुछ तो अपाहिज भी हो जाते हैं। और वहीं पर एक छोटी बच्ची खड़ी होती है जो कहती है कि मेरे माता पिता उस बिल्डिंग के अंदर है, और तब बैटमैन उन्हें बचाने के लिए आगे जाने ही वाला होता है, लेकिन वो बिल्डिंग वहीं पर गिर जाती है। और तब बैटमैन को एहसास होता है कि अगर सुपरमैन ना होता तो आज इतनी तबाही ना मचती, कई सारे मासूम बेगुनाह लोग जान से नहीं मारे जाते। और तब से बैटमैन के मन में सुपरमैन के प्रति एक काफी बुरी धारणा जन्म ले लेती है। हिंद महासागर, जहां पर जॉर्ड ने अपनी मौत की दूसरी मशीन लगाई थी ताकि वो इस पूरी पृथ्वी को क्रिप्टॉन के आबो हवा के अकॉर्डिंग बना सके, लेकिन जब सुपरमैन ने उसकी मशीन को तबाह कर दिया था तो उसकी मशीन का मलबा वहीं उस समुद्र में गिर चुका था। और तभी कुछ नाविकों को उसमें से एक पत्थर मिलता है जो कि होता है क्रिप्टोनाइट। ये एक ऐसा पत्थर होता है जो कि क्रिप्टोनियन सेल को खत्म कर सकता है, यानी कि सुपरमैन जैसे ही एलियन जो कि क्रिप्टॉन से आए हुए हैं उनकी त्वचा पर असर कर सकता है, उन्हें बिल्कुल इंसान जैसा बना सकता है। सीन शिफ्ट होता है गुनहगार की तरफ जिसे कि हाथ बांधकर दीवार से लटकाया हुआ होता है, और तभी हमें पता चलता है कि उसके सीने पर बैटमैन की मोहर छपी होती है। और इससे ये पता चलता है कि बैटमैन ने अपना जस्टिस सुना दिया है। बैटमैन अपने आप को ही कानून समझता था, अपने आप ही गुनहगार को चूज करता, अपने आप ही गुनहगार को सजा देता और साथ ही वहीं पर उसका आंसर भी दे देता। लोगों का ये मानना था कि बैटमैन सिर्फ उसी पर मोहर लगाता है जिसने काफी ज्यादा बुरे काम किए हों, और जब वो जेल में पहुंचता तो या तो बाकी जेल के कैदी उसे जान से मार देते और या फिर उसे बुरी से बुरी पनिशमेंट मिलती। वहीं से सीन शिफ्ट होता है नायरोबी अफ्रीका में, जहां पर पहुंचती है लोइस लेन एक खबर के लिए, और तब वहां पर काफी सारे टेररिस्ट होते हैं। लोइस लेन के साथ में एक उसका पार्टनर भी होता है। सभी टेररिस्ट मिलकर उन दोनों की तहकीकात करना शुरू करते हैं कि उनके पास में कोई कैमरा, ट्रांसमीटर और या फिर कोई बंदूक तो नहीं। लेकिन तभी उन टेररिस्ट में से एक टेररिस्ट जिसका नाम होता है एंटोली, उसे उनके कैमरे में से एक ट्रांसमीटर मिलता है और वो बताता है कि ये दोनों खुफिया एजेंसी से आए हैं। सभी टेररिस्ट उन दोनों को जान से मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वो कहता है कि इसमें इस लड़की का कोई भी हाथ नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ जो एक खुफिया एजेंसी से आया था। इस लड़की को छोड़ दो, ये एक नॉर्मल रिपोर्टर है। और तभी वो उसे गोली मार देते हैं और उस लड़की को अपने साथ में एक दूसरे चेंबर में ले जाते हैं ताकि वो उनका इंटरव्यू कंटिन्यू कर सके। इसी के साथ एक फैक्ट आपको बता दूं, एंटोली वही
रशियन गुंडा है जो कि एमसीयू में कैप्टन रोमेलो के नाम से भी गुंडा बना था और साथ ही डीसी के अंदर भी गुंडा बना है। और तभी एंटोली को एक कॉल आता है कि सभी को जान से मार दो, और वो अपनी बंदूकें लेकर वहां मौजूद सभी टेररिस्ट को जान से मार देता है और साथ ही वहां पर एक रॉकेट लॉन्चर भी लॉन्च कर देते हैं ताकि उस पूरी जगह को बम से उड़ा दिया जाए। और जैसे वो रॉकेट लॉन्चर वहां उस गांव में गिरने ही वाला होता है तभी वहां पहुंच जाता है सुपरमैन और उस रॉकेट को वहां फूटने से पहले ही फाड़ देता है। उसके सामने वो टेररिस्ट होता है जिसने लोइस लेन के सर पर बंदूक तानी भी होती है, और तभी सुपरमैन उसे इशारा करता है और लोइस लेन उसे छोड़ देती है और गोली की रफ्तार से सुपरमैन उसे मुक्का मारकर पीछे की दीवार तोड़ता हुआ वहां से निकल जाता है। अगले दिन जब लेन अपने घर पर बैठी होती है तो उनमें से किसी की एक किताब लेन के हाथ लग जाती है, और जब वो उस किताब को देखने लगती है तो उसे पता चलता है कि किताब पर एक गोली लगी है। और जब वो उस गोली को निकालती है तो उसे पता चलता है कि ये गोली ना तो टेररिस्ट की है और ना ही यूएस गवर्नमेंट की। ये गोलियां कौन बना रहा है, इस बात से लेन को काफी चिंता होती है। वहीं से सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के मेन विलन यानी कि लेक्स लूथर पर, और वो काफी सारी बड़ी जूरीज और काफी उच्च अधिकारियों से बातें करने लगता है और बताता है कि दक्षिणी हिंद महासागर पर उन्हें क्रिप्टोनाइट का टुकड़ा मिला है और वो उसे पाना चाहता है। तो जूरी उससे पूछती है कि आखिर उस क्रिप्टोनाइट के टुकड़े का तुम क्या करोगे। तब वहां पर लेक्स लूथर कहता है कि हमारी इस दुनिया में हम इंसान ही अकेले नहीं बल्कि एलियंस भी हमारे साथ में रहते हैं, जिसमें से एक का नाम है सुपरमैन, और हो ना हो वो भगवान जैसी ताकतों वाला एलियन कभी भी हमारी दुनिया पर भारी पड़ सकता है। वो अपने हिसाब से अपने जजमेंट खुद देता है और ऐसा ना हो कि कभी हम जैसे आम इंसानों पर भी वो अपना प्रकोप झाड़ दे। तो इसीलिए हमने एक वेपन बनाने का डिसाइड किया है जो कि बन सकता है सिर्फ क्रिप्टोनाइट से, मगर वो है दक्षिणी हिंद महासागर में। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे जहाज को दक्षिण हिंद महासागर से यूएस तक आने का अकॉर्ड पास करवा दें ताकि उस पत्थर के साथ में मैं कुछ ऐसे वेपन्स बना सकूं जो कि सुपरमैन का सामना कर सके। तब जूरी कहती है कि इसके बारे में सोचा जाएगा, मगर लेक्स लूथर काफी चालाक था और वो उन्हीं जूरी मेंबर्स में से एक मेंबर को पैसा खिलाकर अपनी तरफ कर लेता है और कहता है कि मुझे वो क्रिप्टोनाइट का टुकड़ा चाहिए, मैं आपको बेशुमार दौलत दूंगा। तब वो उससे एग्री करता है। तब लेक्स लूथर कहता है कि मुझे उस क्रिप्टोनाइट के साथ में जॉर्ड की बॉडी भी चाहिए जिस पर मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूं, और फाइनली वो जूरी उसकी बात मान जाता है। वहीं से लेक्स लूथर एक एम्प्लॉय के पास में पहुंचता है जो कभी ब्रूस वेन की कंपनी में काम किया करता था। सुपरमैन के उस हादसे के बाद में जहां पर बिल्डिंग्स गिरी थी उस हादसे में उस एम्प्लॉय की टांगे भी टूट गई थी, और तभी लेक्स लूथर से एक ऑटोमेटिक व्हील चेयर गिफ्ट करता है और कहता है कि तुम्हें बस मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। तब वहां पर वो अपाहिज आदमी पूछता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तो लेक्स लूथर कहता है कि तुम्हें सुपरमैन के खिलाफ एक मुकदमा दायर करना पड़ेगा जिसके अंदर सुपरमैन दोषी ठहराया जाएगा क्योंकि उसने मेरा काफी नुकसान किया है और मैं अब उसके खिलाफ हूँ और इसमें तुम मेरा साथ दोगे। वहीं से सीन शिफ्ट होता है सुपरमैन की तरफ जो कि अखबार में ये न्यूज देख रहा होता है कि बैटमैन खुद का जस्टिस खुद ही सुनाता है और खुद ही गुनहगारों को सजा देता है। ये तो एक तरीके से नाइंसाफी है क्योंकि ये सारा काम कानून का है। कानून खुद दोषी को पकड़कर उसे सजा देगी, अब उसे जान से मारना है या नहीं और या फिर उसका जस्टिस सुनाना है या नहीं, ये सारा काम कानून का है। आखिर ये सारा काम बैटमैन अपने हाथों में क्यों ले रहा है। और इन्हीं सब चीजों पर सुपरमैन यानी कि क्लार्क कैंट अपने डेली प्लेनेट वाले अखबार में एक न्यूज छापना चाहता है, मगर तभी उसका बॉस इसे ऐसी खबर छापने से मना कर देता है और वो कहता है कि तुम्हें इसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या, जाओ जाकर कुछ दूसरी खबर छापो। बैटमैन को अब लेक्स लूथर पर शक होने लगता है, उसे लगता है कि जरूर वो कोई बड़ा प्लान कर रहा है, तो वो सोचता है कि क्यों ना वो उसके घर में जाए और वहां पर उसके कंप्यूटर में जाकर उसकी सारी इंफॉर्मेशन को चुरा ले। लेकिन तभी एल्फ्रेड जो कि बैटमैन का बटलर होता है वो उसे बताता है कि तुम बैटमैन बनकर वहां पर चोरी नहीं कर सकते क्योंकि वहां के सिक्योरिटी इंतजाम काफी ज्यादा कड़े हैं, तुम्हें आम इंसानों की तरह यानी कि ब्रूस वेन की तरह वहां पर जाना चाहिए। तब वहां पर बैटमैन कहता है कि मैं आखिर ब्रूस वेन बनकर उसके घर में कैसे घुसूंगा। तभी वो बताता है कि आपके लिए लेक्स लूथर की तरफ से एक न्योता आया है और उसी रात लेक्स लूथर की पार्टी में ब्रूस वेन वहां पर पहुंच जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर क्लार्क कैंट भी आता है और तभी लेक्स लूथर उन दोनों को आपस में इंट्रोडक्शन करवाता है। वो बताता है कि क्लार्क कैंट मिले ब्रूस वेन से, आप दोनों ही काफी महान हस्तियां हैं। हालांकि इस मूवमेंट तक क्लार्क कैंट को पता नहीं कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है और साथ ही ब्रूस वेन को नहीं पता कि क्लार्क कैंट ही सुपरमैन है और दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तब वहां पर क्लार्क कैंट ब्रूस वेन से पूछता है कि बैटमैन जो कि अपना जस्टिस खुद ही सुनाता है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तब वहां पर ब्रूस वेन कहता है कि मेरे हिसाब से तो सुपरमैन भी तो यही करता है, वो भी तो गवर्नमेंट की बातें नहीं मानता, किसी के रूल्स और रेगुलेशन पर नहीं चलता, सारे काम खुद ही करता है और खुद का जस्टिस खुद ही सुनाता है। और ये कहकर वहां से निकल जाता है और सीधा पहुंचता है अल्फ्रेड के बताए गए डायरेक्शन पर
जहां पर लेक्स लूथर का सुपर कंप्यूटर मौजूद था और वो उसके अंदर एक डिवाइस फिट कर देता है जिसके अंदर 7 मिनट का टाइम ड्यूरेशन दिखाया जाता है। उन 7 मिनटों के अंदर ब्रूस वेन लेक्स लूथर की सारी इंफॉर्मेशन उससे ग्रैब कर वहां से निकल सकता था और वो फिर से उस पार्टी में आ जाता है और तभी वो वहां पर एक लड़की को देखता है जिसका नाम होता है डायना प्रिंस। हालांकि सुपरमैन की सुनने की शक्ति काफी ज्यादा तेज थी और अल्फ्रेड और बैटमैन के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रही थी, सुपरमैन अपनी फास्ट हियरिंग स्किल से उनकी सारी बातें सुन लेता है और तभी से सुपरमैन को शक हो जाता है कि हो ना हो यही बैटमैन है। और वहीं दूसरी तरफ 7 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं और जैसे ही ब्रूस वेन अपने डिवाइस को अपने पास में लेने के लिए निकलता है तो उसे पता चलता है कि वो डिवाइस तो वहां पर है ही नहीं, वो डिवाइस तो चोरी हो गया है। और तभी वहां से डायना प्रिंस भागते हुए नजर आती है। ब्रूस वेन उसका पीछा करता है ताकि वो डिवाइस उससे ले सके, लेकिन जब तक वो उसके पास पहुंचता तब तक देर हो चुकी थी। डायना अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। वहीं अगले दिन टेलीविजन में एक न्यूज आ रही होती है, उसमें यह बताया जाता है कि सुपरमैन के ऊपर काफी ज्यादा मुकदमे दायर हुए हैं, जिसके अंदर से कुछ तो शामिल है नैरोमी अफ्रीका में, जहां पर कई सारे ऐसे परिवार थे जो कि बम धमाकों में मारे गए। और वहीं पर ब्रूस वेन कंपनी का एक और शख्स भी है जिसकी टांगे उस बिल्डिंग वाले हादसे में टूट गई थी। यहाँ तक की कहानी में मैंने आपको सारे किरदारों से रूबरू करवा दिया जिनमें शामिल थे सुपरमैन, बैटमैन, लेक्स लूथर और साथ ही डायना प्रिंस। अब इन चारों के बारे में जो मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि इस मूवी को सिंप्लीफाइड करने के लिए मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, तो अब उसका टाइम आ गया है। पहला पार्ट क्लार्क कैंट, जो कि ये समझता है कि बैटमैन एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठा रहा है। वो इतना अमीर है और वो अपना जस्टिस खुद ही सुनाता है, जो कि मुजरिमों के लिए एक सही बात नहीं है। और वो ये चाहता है कि वो उसके खिलाफ एक ऐसी न्यूज लिखे जो कि दुनिया के सामने आए कि जो बैटमैन करता है वो सही नहीं है। दूसरा पार्ट जो कि ब्रूस वेन से रिलेटेड है, जो कि चाहता है सुपरमैन जैसे एलियंस को इस धरती पर अटैक करने से रोकना। ब्रूस वेन जानता है कि सुपरमैन में गॉड लेवल की पावर्स है और अगर उसे रोकने के लिए कोई भी सामने नहीं आया तो वो कभी भी अपनी मन मर्जी कर किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। तीसरा पार्ट यानी कि लेक्स लूथर, जो कि इस कहानी का मेन विलन भी है। जब सुपरमैन और जॉर्ड की फाइट हो रही थी तो उसमें उसकी भी कंपनी का काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, उसके भी कई लोग मारे गए थे और वो ये चाहता था कि वो सुपरमैन से इस बात का बदला लेगा। इसीलिए वो आए दिन सुपरमैन को हराने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाता रहता है, जिसमें अब वो चाहता है कि वो बैटमैन को सुपरमैन के खिलाफ कर दे ताकि 2 बड़ी ताकतें टकराए और दोनों ही आपस में मारी जाए। चौथा पार्ट जो कि रिलेटेड है डायना प्रिंस से। डायना प्रिंस एक्चुअली वंडर वुमन है और डायना को ये लगता है कि लेक्स लूथर के कंप्यूटर में उसी की तरह कई सारे मेटा ह्यूमंस यानी कि महामानव की कई सारी इंफॉर्मेशन है जो कि वो उससे चुराना चाहती थी। अब वापस आते हैं इस कहानी की मेन टाइम फ्रेम पर। डायना प्रिंस और ब्रूस वेन की मुलाकात होती है एक और पार्टी में, जहां पर ब्रूस वेन कहता है कि तुमने मेरी एक चीज चुराई है। तब वहां पर डायना प्रिंस कहती है कि मैंने वो चीज तुमसे चुराई नहीं बल्कि तुमसे उधार ली थी। मैंने उसकी डिक्रिप्टिंग करने की कोशिश करी मगर मैं उसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाई, इसलिए अगेन मैंने उस डिवाइस को तुम्हारी कार की फ्रंट वाली पॉकेट में रख दिया है, तो वहां से जाकर उस डिवाइस को ले सकते हो। ब्रूस वेन घर पहुंचकर उस डिवाइस पर अपना काम करना शुरू कर देता है, उसे डिक्रिप्ट करना चालू कर देता है और तभी उसे पता चलता है कि लेक्स लूथर के कंप्यूटर में एक व्हाइट पोर्चुगीज नाम से फाइल है। ये फाइल होती है एक तरीके से एक शिप की डिटेल, जिसके अंदर वो क्रिप्टोनाइट आने वाला होता है यूएस के अंदर, और ये वही क्रिप्टोनाइट होता है जो कि क्रिप्टोनियन सेल को खत्म कर सकता था, यानी कि किसी भी क्रिप्टोनियन एलियन जैसे सुपरमैन जैसे लोगों को बिल्कुल इंसानी रूप में बदल सकता था। और तभी से बैटमैन डिसाइड कर लेता है कि वो क्रिप्टोनाइट को चुराएगा और सुपरमैन को रोकेगा। मगर तभी से एक फोल्डर और दिखता है जिस पर लिखा होता है मेटा ह्यूमंस। मेटा ह्यूमंस यानी कि महामानव। और जब वो उस फोल्डर को खोल के देखता है तो उसमें उसे 4 फोल्डर मिलते हैं, जिनमें शामिल होते हैं साइबॉर्ग जो कि कभी एक इंसान हुआ करता था, लेकिन उसके पिता ने मदर बॉक्स का यूज करते हुए उसकी बॉडी को फिर से नए जैसा बना दिया और अब वो आधा इंसान और आधा रोबोट है। फ्लैश जो कि काफी तेज गति में भाग सकता है, उसके पास बिजली सी तेज गति से कहीं पर भी आने जाने की शक्ति है। एक्वामैन जो कि पानी में रहता है, अटलांटिस का राजा है और वो काफी तेज गति में तैर भी सकता है। चौथी लास्ट और फाइनल वंडर वुमन, जो कि और कोई नहीं वो होती है डायना प्रिंस, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सीन शिफ्ट होता है उसी एम्प्लॉय की तरफ जिसे लेक्स लूथर ने अपनी तरफ कर दिया था और वो जूरी में बैठकर ये बात करता है कि सुपरमैन ने उसे अपाहिज बना दिया, सुपरमैन पर कार्यवाही की जाए। और तभी न्यूज ये आती है कि सुपरमैन को अगले दिन मुकदमे की सुनवाई के लिए कोर्ट में आना पड़ेगा और अगले दिन ऐसा होता भी है। सुपरमैन सीधा कोर्ट में पहुंच जाता है और जूरी मेंबर्स के सामने खड़ा हो जाता है। तब जूरी मेंबर्स उस पर कार्यवाही करते हैं, उसे बताते हैं कि तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, तुम्हारी वजह से ये आदमी अपाहिज हुआ और साथ ही नैरोमी अफ्रीका के अंदर जो तुमने लोगों को बचाया वहां पर लोगों को बचाने से ज्यादा कई लोगों की जाने गई है और अब हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन उसकी बातों में उसे कुछ हिचकिचाहट महसूस
होती है। सुपरमैन ये समझ नहीं पाता कि आखिर वो इतनी हिचकिचा क्यों रही है, और तभी वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और वहां मौजूद सभी लोग आग से जलकर मर जाते हैं, मगर बच जाता है सुपरमैन, क्योंकि आग से उस पर कोई भी असर नहीं होता। और तब सुपरमैन अपने आप को कोसता है। वो ये सोचता है कि आखिर मुझे पता क्यों नहीं चला कि यहाँ पर बॉम्ब है। मैं चाहता तो बॉम्ब को यूं ही डिटेक्ट करके उन सभी लोगों की जान बचा सकता था। ये किसी न किसी की साजिश है जो कि मुझे फंसाना चाहता है, लेकिन आखिर ये साजिश कर कौन रहा है। साथ ही टीवी पर ये खबर बैटमैन भी देख रहा होता है और तब उसे यकीन हो जाता है कि सुपरमैन अपनी मनमानी करे बिना मानेगा नहीं और मुझे अब अपने ठोस कदम उठाने ही पड़ेंगे। और तब वो तैयारी कर देता है सुपरमैन से लड़ने के लिए। बैटमैन पहुंच जाता है उसी बंदरगाह पर जहां पर व्हाइट पोर्चुगीज जहाज आता है। व्हाइट पोर्चुगीज वही जहाज था जिसके अंदर लेक्स लूथर का क्रिप्टोनाइट आया होता है। और फिर शुरू होता है इस कहानी का एक सबसे शानदार सीन, जहां पर हमें दिखाई जाती है बैटमोबाइल जो कि पीछा करती है उन सभी रशियन गुंडों का जिनके पास में होता है क्रिप्टोनाइट। वो सभी अपनी कारों और साथ ही बंदूकों से उस क्रिप्टोनाइट को बचाने की कोशिश करते हैं और वहां से निकलते हैं, लेकिन तभी बैटमैन भी उनका काफी पीछा करता है और साथ ही उस ट्रक पर एक छोटा सा ट्रांसमीटर भी लगा देता है जिससे कि वो उनकी लोकेशन का पता लगा सके। उन सभी के बीच में खूब कार चीजिंग होती है, काफी सारी गोलियां चलती है। बैटमोबाइल भी अपनी तरफ से गोलियां चलाती है और साथ ही वहां पर गुंडे भी अपनी बंदूक से उस पर काफी ज्यादा गोलियां चलाते हैं, लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाता है सुपरमैन। और जैसे ही बैटमैन सुपरमैन को देखता है उसकी बैटमोबाइल से टकराकर दूर गिर जाती है और तब सुपरमैन उसके पास में आता है और कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूं और मैं अब तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकता। शुक्र मानो कि मैं आज तुम्हें जान से बख्श रहा हूं। अगर अगली बार मेरे रास्ते में आए तो तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये कहकर सुपरमैन वहां से निकल जाता है और बैटमैन फिर से अपनी बैटमोबाइल के साथ में अपने वेन मैंशन में आ जाता है। सुपरमैन जो कि काफी परेशान होता है उस हादसे के बाद में जो कि आज सुबह सुबह इस कोर्ट में बीता था, वो पहुंच जाता है लोइस लेन से बात करने के लिए, अपना गम दूर करने के लिए। तब लोइस लेन उसे बताती है कि हम हर किसी को जान से नहीं बचा सकते और तुम्हारी ठेकेदारी नहीं है कि तुम ही सबको जान से बचाओ। हालांकि वहां पर जिसने बम फोड़ा मैं समझ चुकी हूँ कि ये किसी की एक बड़ी साजिश है, लेकिन अभी तक मैं उसका पता नहीं लगा पाई कि आखिर इन सभी साजिशों के पीछे कौन है, मगर हम जल्द ही उसका पता लगा लेंगे। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाई जाती है लेक्स कॉर्प जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुकी होती है और साथ ही वहां पर चोरी हो चुकी होती है क्रिप्टोनाइट की, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि बैटमैन ने की होती है। और बैटमैन अब लग जाता है अपनी पूरी तैयारी में। वो अपने आप की हार्ड ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और साथ ही क्रिप्टोनाइट जो कि उसने लेक्स लूथर से चुराया होता है उस पर भी अपने काफी सारे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है और उनसे बनाता है क्रिप्टोनाइट बुलेट्स, क्रिप्टोनाइट हैंड ग्रेनेड्स और साथ ही एक स्पेयर यानी कि भाला जो कि सुपरमैन को खत्म करने के लिए काफी था। लेक्स लूथर को ये जानकर काफी बुरा लगता है कि उसकी लैब को किसी ने तबाह कर उसका क्रिप्टोनाइट चुरा लिया और इसी बात से गुस्सा आकर वो पहुंच जाता है सीधा जॉर्ड की शिप में जॉर्ड की बॉडी के पास में और अपने डीएनए के साथ में उसका डीएनए मिला देता है और साथ ही वहां पर मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि किलिक्स उससे पूछता है कि आखिर इस दानव को किस तरीके से जिंदा किया जाए। तो वहां पर वो किलिक्स उसे 10 लाख से ज्यादा कॉम्बिनेशन बताती है और तब लेक्स कहता है कि इन सभी को मिला दो और इसे एक ऐसा जानवर बना दो जिसे इस दुनिया में कोई भी ना हरा सके। दूसरी ओर बैटमैन भी तैयार होता है अपनी पूरी तैयारी के साथ में सुपरमैन को मारने के लिए और अब वो उससे जान से नहीं छोड़ने वाला था क्योंकि उसने उसका काफी ज्यादा नुकसान किया था और साथ ही वो लोग जो कि मासूम थे। बैटमैन ये समझता था कि सुपरमैन एक एलियन है, उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो जब जाता है जहां भी जाता है इंसानों को बेमौत मारता जाता है, कई सारे मासूमों की जान जाती है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने देगा, वो सुपरमैन को रोक देगा। और वहीं दूसरी ओर लेक्स लूथर सुपरमैन की मां मार्था कैंट और साथ ही सुपरमैन की गर्लफ्रेंड यानी कि लोइस लेन को अपने कब्जे में लेकर उन्हें अगवा कर लेता है। लेक्स लूथर लेन को बताता है कि सुपरमैन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तब वहां पर लेन कहती है कि मैं समझ चुकी थी कि ये तुम ही हो, क्योंकि वो गोलियां जो हमें बरामद हुई थी नैरोबी में वो ना तो गवर्नमेंट की थी और ना ही उन टेररिस्ट की, उस पर लिखा था लेक्स कॉर्पोरेशन और जिसके मालिक और कोई नहीं बल्कि तुम हो। तब वहां पर लेक्स कहता है कि मैं तो बस सुपरमैन से अपना बदला लेना चाहता था और आज वो दिन आ गया है जब मैं उसे अपना बदला ले सकूं, लेकिन उसे यहाँ पर बुलाऊं कैसे, उसमें तुम मेरा साथ दोगी। और तभी लेक्स लेन को उस बिल्डिंग से फेंक देता है और जब लेन जमीन पर गिरने लगती है लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाता है सुपरमैन और इसे अपनी बाहों में लेकर बिल्कुल सेफ लैंडिंग करवाकर जमीन पर ले आता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इसे मैं देखता हूँ। और सीधा उड़कर पहुंचता है लूथर के पास में और इसे जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी लूथर बताता है कि तुम्हारी माँ मार्था कैंट भी मेरे कब्जे में है और तुम्हारे पास में है सिर्फ आधा घंटा। अगर तुम अपनी माँ को जान से बचाना चाहते हो तो मेरे सामने बैटमैन का सर लेकर आओ। मैं चाहता हूं कि तुम उसे जान से मार दो, तभी तुम अपनी माँ को बचा पाओगे, अदरवाइज मैं उसे जान से खत्म कर दूंगा। और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है।
सुपरमैन मजबूर होता है, उसके सामने और कोई भी रास्ता नहीं होता और तभी वो मेट्रोपोलिस से पहुंच जाता है गॉथम। मेट्रोपोलिस से गॉथम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर होता है और एक तरीके से गॉथम उसकी सिस्टर सिटी भी होती है। और जैसे ही सुपरमैन बैटमैन के पास पहुंचता है उसे ये समझाने के लिए कि उसकी मां कब्जे में है लेक्स लूथर के, लेकिन तब तक बैटमैन उसकी बात नहीं सुनता और उसकी बात से पहले उस पर वार करना शुरू कर देता है। सुपरमैन उसे काफी समझाता है कि मेरी मां उसके कब्जे में है, लेकिन वो बैटमैन से कुछ कहता उससे पहले ही बैटमैन उस पर प्रहार करना शुरू कर देता है, उस पर सोनिक वेव्स का हमला करता है, लेकिन सुपरमैन उसे भी खत्म कर देता है और एक जोर का धक्का देता है बैटमैन को। उन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट होना शुरू हो जाती है और फाइनली बैटमैन अपना ब्रह्मास्त्र यानी कि क्रिप्टोनाइट का गैस ग्रेनेड लॉन्चर सुपरमैन पर छोड़ देता है और जैसे उसकी गैस सुपरमैन पर आती है वो क्रिप्टोनाइट को अपने आसपास पाकर बिल्कुल कमजोर सा हो जाता है, वो बिल्कुल इंसानी शरीर में आ जाता है, उसकी सारी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी खत्म हो जाती है और फिर अगेन बैटमैन सुपरमैन को उठा के धोता है और तब फाइनली वो अपना स्पीयर उसे जान से मारने के लिए लेकर आता है। मगर तब सुपरमैन कहता है सेव मार्था। और यहाँ पर इस सीन को सुनने के बाद में काफी लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होगा कि आखिर ये मार्था है कौन और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। कई सारे लोगों ने तो दोनों को आपस में भाई भाई समझ लिया कि मार्था सुपरमैन की माँ का भी नाम और मार्था बैटमैन की माँ का भी नाम, इसका मतलब कि दोनों भाई भाई। लेकिन एकदम इसे सिंप्लीफाइड कर आपको बताऊं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बैटमैन की माँ मार्था बचपन में एक चोर की वजह से मारी गई थी तब उसने लास्ट टाइम अपनी माँ का नाम पुकारा था मार्था। उसके बाद में अभी टोटल 40 साल बीत चुके थे उस हादसे को बीते और अब ब्रूस वेन ने पहली बार अगेन अपनी माँ का नाम मार्था सुना तो वो एकदम से शॉक हो गया। तो उसने सुपरमैन को पूछा कि आखिर तुमने ये मार्था वर्ड क्यों यूज किया, आखिर तुमने मार्था क्यों बोला। और जबकि सुपरमैन ये कहना चाहता था कि उसकी माँ कब्जे में है लेक्स लूथर के, अगर तुम मुझे मारना चाहो मुझे मार दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन मेरे मरने से पहले तुम मेरी माँ मार्था को बचा लो। और उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाती है लोइस लेन भी और उन दोनों के डाउट्स क्लियर करती है और उन्हें बताती है कि सुपरमैन की मां लेक्स लूथर के कब्जे में है और वो अगर जल्दी लेक्स लूथर के पास में नहीं पहुंचा तो वो उसकी मां को जान से मार देगा। और इस बात को फाइनली बैटमैन समझता है और तब उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। लेकिन तभी टीवी में ये न्यूज भी आने लगती है कि एक बहुत ही बड़ा दानव जो कि जिंदा हो गया है और अब मेट्रोपोलिस सिटी पर अपना कहर बरसा रहा है। और तब बैटमैन और सुपरमैन ये डिसाइड करते हैं कि बैटमैन तो सुपरमैन की मां मार्था कैंट को उनके चंगुल से छुड़वाने जाएगा और सुपरमैन उस दानव से लड़ेगा। और फाइनली दोनों निकल जाते हैं अपनी अपनी राह पर। सुपरमैन के सामने होता है जॉर्ड का वो रूप जो कि महाभयानक होता है, उसका नाम होता है डूम्सडे। वो उस पर कितनी भी वार करे, कितनी भी प्रहार करे, लेकिन डूम्सडे आसपास की शक्तियों और साथ ही आसपास के मटेरियल को ऑब्जॉर्व करके अपनी ताकतों को और बढ़ाता जाता है। और वहीं दूसरी ओर बैटमैन पहुंच जाता है उसी एंटोली के पास में, उसी रशियन के पास में जिसने की कब्जे में कर रखा होता है सुपरमैन की मां मार्था कैंट को। और वहां पर बैटमैन और साथ ही वहां के सभी गुंडों के बीच में एक बहुत ही तगड़ी फाइट हमें दिखाई जाती है। बैटमैन उन सभी को अपने मुक्कों से धे धमाधम धोता है और साथ ही एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो फाइनली उसकी मां को बचा ही लेता है। और वहीं दूसरी ओर सुपरमैन डूम्सडे का सामना कर रहा होता है, मगर डूम्सडे सुपरमैन में काफी भारी पड़ रहा होता है और तभी वहां पर एंट्री हो जाती है वंडर वुमन की और फाइनली तीनों मिलकर डूम्सडे का सामना करना शुरू करते हैं। और तभी बैटमैन को याद आता है कि उसने जो स्पेयर यानी कि भाला सुपरमैन को मारने के लिए बनाया था वो इस भाले से इस डूम्सडे को भी जान से मार सकता है। और वो फाइनली अपने भाले को लाने के लिए इस स्पेस जेट में बैठ जाता है और उस भाले को अपने पास में लाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर सुपरमैन और साथ ही वंडर वुमन मिलकर उसे संभाल रहे होते हैं। आसपास की एनर्जी पाकर डूम्सडे काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, उसका साइज बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया था। और तभी यूएस मिलिट्री फोर्स डिसाइड करती है कि वो उन सभी पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दे ताकि उन सभी को जान से मारा जा सके। लेकिन तभी इस बात का पता सुपरमैन को भी चल जाता है और वो ये सोचता है कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब इस धरती पर गिरा तो काफी सारे मासूम लोग भी जान से मारे जाएंगे। इसीलिए वो डूम्सडे को अंतरिक्ष में ले जाता है और फाइनली उनके पीछे आती है एक न्यूक्लियर रॉकेट बॉम्ब जो कि स्पेस में ब्लास्ट हो जाती है। उसकी वजह से पूरा स्पेस एकदम येलो येलो होने लगता है, उसकी रोशनी पूरी की पूरी धरती पर दिखाई पड़ती है। लेकिन डूम्सडे इतना ताकतवर था कि वो उस न्यूक्लियर हमले से भी बच जाता है और वापस से धरती पर आकर गिर जाता है और वहीं पर सुपरमैन की लाश अंतरिक्ष में तैरने लगती है उस न्यूक्लियर हमले के बाद में। लेकिन हम जानते हैं कि धरती का सूरज उस क्रिप्टॉन के सूरज से काफी ज्यादा ताकतवर था, येलो सन, जो कि हमेशा सुपरमैन को पावर्स दिया करता था। और इस बार भी ऐसा ही होता है, सुपरमैन अपनी वापस से शक्तियों को एनहेंस कर
लेता है सूरज की पावर को लेकर और फिर से पहुंच जाता है डूम्सडे से लड़ने के लिए। और वहीं पर सुपरमैन को मिलता है बैटमैन से वो भाला जो कि बैटमैन ने क्रिप्टोनाइट से बनाया था और फाइनली वो उस भाले को उस तक लेकर पहुंचने लगता है। वहीं दूसरी ओर वंडर वुमन और साथ ही डूम्सडे के बीच में फाइट चल रही होती है और वहीं पर वंडर वुमन अपनी तलवार से डूम्सडे का हाथ काट देती है और तभी डूम्सडे उस कटे हुए हाथ में से अपनी एक बड़ी सी हड्डी निकाल लेता है और साथ ही वंडर वुमन को दूर पटक देता है। तभी वहां पर पहुंच जाता है सुपरमैन और उस भाले से उस डूम्सडे का शरीर छलनी कर देता है। लेकिन डूम्सडे भी काफी चालाक था, वो भी अपने उस तेज नुकीली हड्डी को सुपरमैन के सीने में घुसेड़ देता है। अब यहाँ पर दोनों की डेथ हो जाती है। डूम्सडे उस भाले की वजह से मारा जाता है और वहीं पर सुपरमैन उस क्रिप्टोनाइट शरीर की बड़ी सी हड्डी की वजह से वहां पर मारा जाता है। और इसी के साथ में ये मूवी की सबसे शानदार फाइट यहीं पर खत्म होती है। इस फाइट के बाद में हमें दिखाया जाता है लेक्स लूथर जिसे कि अब पुलिस ने पकड़ लिया होता है और जेल में डाल दिया होता है। लेकिन उसी रात वहां पर पहुंच जाता है बैटमैन और वहां पर अपनी मोहर लगाने आया होता है लेक्स लूथर पर, क्योंकि उसने वो काम किया था जो कि सबसे घिनौना था। लेकिन तभी लेक्स लूथर उससे कहता है कि तुम मुझ पर तो अपनी मोहर लगा दोगे, लेकिन अब जो तुम्हारी इस दुनिया में आने वाले उन पर कैसे लगाओगे? घंटियां बज चुकी है और अब तुम सभी लोग जान से मारे जाओगे। बैटमैन ये सोचकर काफी परेशान हो जाता है कि आखिर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं और वो वहां से निकल जाता है। वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है सुपरमैन का फ्यूनरल, जहां पर उसे 21 तोपों की सलामी के साथ में धरती के अंदर दफनाया जा रहा होता है और तभी वहां पर पहुंच जाते हैं बैटमैन और साथ ही डायना प्रिंस भी। दोनों ही आपस में बातें करने लगते हैं कि ये सभी लोग, पूरा हुजूम एक खाली डब्बे को बस जमीन में दफना रहा है। लेकिन तभी डायना बताती है कि ये सुपरमैन की रेस्पेक्ट की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। ब्रूस वेन डायना से कहता है कि मुझे पता चला है लेक्स लूथर से कि अब एक बहुत ही बड़ा खतरा इस धरती पर आने वाला है, तो क्यों ना हम सभी एक मेटा ह्यूमंस की टीम बनाएं जिसके अंदर तुम सभी मेरी मदद कर सको ताकि हम उन सभी आने वाले खतरों से लड़ सकें। और वहीं पर हमें दिखाई जाती है लोइस लेन जो कि अपने हाथों से सुपरमैन की कब्र पर मिट्टी डाल रही होती है। और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाई जाती है कि वो जो मिट्टी जो लोइस लेन ने सुपरमैन की कब्र पर डाली थी वो भी अब धीरे धीरे उड़ने लगी। इसका मतलब ये है कि सुपरमैन फिर से आएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में जान डाल देने के लिए मैंने उसे फोटोज से नहीं बनाया, इसे वीडियो क्लिप से बनाया ताकि आप इस वीडियो को काफी ज्यादा एंजॉय कर सकें। डीसी की ये मूवी मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। आई होप गाइज कि आपने इस वीडियो को उतना ही एंजॉय किया होगा जितना कि मैंने इसे देखते टाइम किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना ज्यादा लाइक करें, उससे भी ज्यादा कमेंट्स करें, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ, उन्हें लाइक भी करता हूँ और सभी को हार्ट शेप भी देता हूँ। मेरे चैनल पर ऐसा एक भी कमेंट आपको नहीं मिलेगा जिस पर हार्ट शेप नहीं बना हुआ होगा। तो अगर आप भी हार्ट शेप पाना चाहते हैं तो प्लीज भर भर कर लाइक कीजिए और भर भर कर कमेंट्स कीजिए। जितना हो सकेगा आप सभी को रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। और साथ ही इसके बाद में मैं डीसी सीरीज का अगला पार्ट सुसाइड स्क्वाड आपके सामने जल्दी ही लाने की कोशिश करूंगा। सो अगेन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।